31 दिसंबर की रात थी। समय था करीब 10:30। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और ठंड हड्डियों को चीरने वाली थी। 4 दोस्त आर्यन, रिया, समीर और काव्या अपनी एसयूवी कार में सवार होकर शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ियों में स्थित एक पुराने फार्म हाउस की ओर जा रहे थे। प्लान था कि वह सुकून से नए साल का जश्न मनाया जाए। यार आर्यन, जीपीएस काम क्यों नहीं कर रहा? समीर ने पिछली सीट से झुंझुलाते हुए कहा। मोबाइल की स्क्रीन पर नो सिग्नल आ रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे आर्यन ने माथे से पसीना पोंछा। हालांकि एसी चल रहा था। पता नहीं यार, शायद कोहरे की वजह से ये नेटवर्क गया। लेकिन मुझे रास्ता याद है, बस एक शॉर्टकट लेना था। उसने कार को मुख्य हाईवे से नीचे उतारकर एक कच्चे सुनसान रास्ते पर डाल दिया। रास्ता बेहद संकरा था और दोनों तरफ घने काले जंगल थे। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी हुई थीं जैसे वे कार को जकड़ने की कोशिश कर रही हो। करीब आधे घंटे चलने के बाद अचानक कार के इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ की। गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि सांसों की आवाज़ें भी शोर लग रही थी। अब हम नए साल का स्वागत इस जंगल में भूत बनकर करेंगे, काव्या ने डर और गुस्से में कहा। आर्यन ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन मरा पड़ा था। तभी रिया की नज़र कुछ दूर एक मध्य रोशनी पर पड़ी। देखो, वहाँ एक घर है, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। कोहरे के बीच एक विशाल पुरानी हवेली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसके गेट पर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। ना चाहते हुए भी चारों दोस्त कार छोड़कर उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के करीब पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जैसे सूखे फूल और पुरानी किताबों की मिली जुली महक। दरवाज़ा विशाल और लकड़ी का था, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। आर्यन ने जैसे ही नॉक छुआ, दरवाज़ा अपने आप चरमराहट के साथ खुल गया। हेलो, कोई है? आर्यन ने आवाज़ लगाई। अंदर का नज़ारा हैरान करने वाला था। बाहर से वीरान दिखने वाली हवेली अंदर से पूरी तरह सजी हुई थी। एक बड़े से हॉल में झूमर जल रहे थे और बीचों बीच एक लंबी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। मोमबत्तियां जल रही थी और एक कोने में एक बहुत पुरानी और विशाल ग्रैंडफादर क्लॉक रखी थी। घड़ी में समय था 11:55। घड़ी में समय ठीक 11:55 पर रुका हुआ था। वाह, लगता है यहाँ पहले से ही न्यू ईयर पार्टी की तैयारी है, समीर ने मेज पर रखे खाने को ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा। मत छुओ इसे, रिया ने चेतावनी दी। यह सब बहुत अजीब है। यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और यह घड़ी बंद क्यों है? अरे चिल करो यार, समीर ने एक सेब उठाते हुए कहा। शायद मेज़बान कहीं अंदर गए होंगे। उसने सेब में एक बाइट लिया। ताज़ा है। तभी अचानक हॉल का तापमान गिर गया। इतनी ठंड हो गई कि उसके मुंह से भाप निकलने लगी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं, काव्या ने कांपते हुए कहा। रुको, आर्यन ने घड़ी की ओर इशारा किया। यह घड़ी चल पड़ी है। जो घड़ी सदियों से बंद लग रही थी, उसकी सुई अब टिक टिक कर रही थी। समय अब 11:58 हो चुका था। अचानक हॉल के दूसरे दरवाजों से लोगों के आने की आहट हुई, पर वे आम लोग नहीं थे। वे अजीब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। 1920 के दशक के सूट और गाउन। वे लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। चारों दोस्त डर के मारे एक कोने में दुबक गए। उन अजीब मेहमानों ने इनकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि वे वहाँ मौजूद ही ना हो। वे सब घड़ी के इर्द गिर्द
जमा होने लगे। ये भूत हैं क्या? समीर का गला सूख गया था। तभी घड़ी की सुई 11:59 पर पहुंची। सारे मेहमानों ने एक साथ उल्टी गिनती शुरू की। उनकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक भारी डरावनी गूंज थी। 10, 9, 8। आर्यन ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें भागना होगा अभी। वे मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो चुका था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर! भीड़ चिल्लाई। घड़ी में 12 बजाए, टन टन टन। लेकिन 12 बजने के बाद घंटा रुका नहीं। 12 के बाद एक और बार घंटा बजा, 13वां घंटा। जैसे ही 13वां घंटा बजा, कमरे का नज़ारा बदल गया। सजावट गायब हो गई, झूमर नीचे गिरकर टूट गया। वह स्वादिष्ट खाना सड़े हुए मांस और कीड़ों में बदल गया। समीर, जिसने सेब खाया था, उल्टियाँ करने लगा। उसके मुंह से काले रंग का तरल पदार्थ और कीड़े निकल रहे थे। वे खूबसूरत मेहमान अब सड़ी गली लाशों में बदल चुके थे। उनकी सफ़ेद आंखें अब लाल चमक रही थी और वे सब चारों दोस्तों की ओर घूर रहे थे। तुमने हमारा खाना खाया है, एक कंकाल नुमा औरत ने समीर की ओर इशारा करते हुए अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, हमेशा के लिए। समीर दर्द से तड़प रहा था। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी थी। समीर! आर्यन चिल्लाया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर का शरीर भारी हो गया था, जैसे पत्थर का हो गया हो। भागो! समीर ने अपनी आखिरी सांस में चिल्लाया। मुझे छोड़ दो। बाकी भूतों ने उनकी तरफ झपटना शुरू कर दिया। आर्यन, रिया और काव्या सीढ़ियों की तरफ भागे। हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। वे जिस भी गलियारे में जाते, वह घूमकर फिर वापस उसी हॉल में आ जाता जहां वह 13वें घंटे वाली घड़ी रखी थी। यह घड़ी! रिया चिल्लाई। यह सब इस घड़ी की वजह से हो रहा है। यह हमें समय में कैद कर रही है। हॉल में समीर अब पूरी तरह बदल चुका था। वह भी उन भूतों के साथ खड़ा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। यह देखकर काव्या की चीख निकल गई। भूत धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। उनका सरदार, एक लंबा साया, आर्यन की ओर बढ़ा। नया साल, नई बलि। आर्यन ने पास पड़ा एक भारी लोहे का कैंडल स्टैंड उठाया। रिया, काव्या, मुझे कवर करो। आर्यन अपनी जान की परवाह किए बिना भूतों के बीच से दौड़ता हुआ सीधा उस ग्रेट फादर क्लॉक की तरफ भागा। नहीं! भूतों का सरदार चिल्लाया। आर्यन ने पूरी ताकत से वह लोहे का स्टैंड घड़ी के शीशे पर दे मारा। कांच टूट गया, लेकिन घड़ी नहीं रुकी। पेंडुलम अब और तेजी से हिल रहा था। इसके पेंडुलम को रोको! रिया ने चीख कर कहा। आर्यन ने अपना हाथ घड़ी के अंदर डाला और चिल्लाते हुए पेंडुलम को कसकर पकड़ लिया। एक जोरदार बिजली जैसी कड़कड़ाहट हुई। हवेली हिलने लगी। आर्यन को लगा जैसे उसका हाथ जल रहा है। आर्यन, छोड़ो मत! आर्यन ने दर्द के मारे चीखते हुए पेंडुलम को उखाड़कर बाहर फेंक दिया। जैसे ही पेंडुलम घड़ी से अलग हुआ, एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी। सारे भूत, हवेली और वह सड़ा हुआ खाना, सब कुछ धुएं की तरह हवा में उड़ने लगा। एक तेज सफ़ेद रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वह अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर था। सूरज की पहली किरण कोहरे को चीरती हुई आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। उसके बगल में रिया सो रही थी और पीछे काव्या। क्या यह सब सपना था? आर्यन ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। समीर, उठो यार, सुबह हो गई। लेकिन पिछली सीट पर समीर नहीं था। समीर! आर्यन ने जोर से आवाज़ लगाई। रिया और काव्या भी हड़बड़ाकर उठ गईं।
समीर कहाँ है? रिया ने पूछा। वे कार से बाहर निकले। वे उसी कच्चे रास्ते पर खड़े थे, लेकिन वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ पुराने खंडर थे जो दशकों पहले गिर चुके थे। तभी आर्यन की नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर गहरे जलने के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने घड़ी का पेंडुलम पकड़ा हो। काव्या की नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ धूल और समीर का फ़ोन पड़ा था। काव्या ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन वह ऑन था। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग खुली हुई थी। उन्होंने प्ले बटन दबाया। वीडियो में समीर कार की पिछली सीट पर बैठा हंस रहा था। वीडियो का टाइम स्टैम्प रात के 11:59 का था। अचानक वीडियो में समीर के पीछे वाली खिड़की के कांच में एक परछाई दिखाई दी। फिर समीर का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया और उसने कैमरा अपनी घड़ी की तरफ किया। घड़ी में 12 नहीं बल्कि 13 बज रहे थे और वीडियो के अंत में बैकग्राउंड में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। समीर की ही आवाज़ में, लेकिन बहुत भारी और डरावनी। नया साल मुबारक हो दोस्तों। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अगले साल इसी वक्त का। आर्यन, रिया और काव्या ने खौफ से एक दूसरे को देखा। दूर कहीं हवा में एक पुरानी घड़ी के बजने की आवाज़ गूंजी, सिर्फ एक बार। वे समझ गए कि वे हवेली से तो बच निकले, लेकिन उनका दोस्त उस 13वें घंटे में हमेशा के लिए कैद हो गया और शायद वे पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। उस भयानक रात को बीते हुए पूरा 1 साल हो चुका था, लेकिन आर्यन, रिया और काव्या के लिए वह रात कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। समीर की गुमशुदगी को पुलिस ने एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी थी। पुलिस का कहना था कि वह जंगल में कहीं गिर गया होगा या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया, लेकिन ये तीनों जानते थे कि सच क्या है। पूरे साल तीनों को डरावने सपने आते रहे। सपनों में वही खटखटाती घड़ी, वही सड़ी हुई लाशें और समीर की चीख सुनाई देती, मुझे बचा लो। 31 दिसंबर की सुबह आर्यन के घर की घंटी बजी। बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना धूल से भरा लिफाफा पड़ा था। आर्यन ने उसे खोला। अंदर समीर के उसी टूटे हुए फ़ोन का सिम कार्ड था जो उस रात जंगल में मिला था। कांपते हाथों से आर्यन ने सिम को अपने फ़ोन में डाला। तुरंत एक वॉइस मैसेज आया। आवाज़ समीर की थी, लेकिन उसमें बहुत स्टैटिक शोर था। दरवाज़ा आज रात फिर खुलेगा, मुझे जगह बदलनी है, पेंडुलम वापस लगाओ। आर्यन समझ गया समीर अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वह उस 13वें घंटे के लूप में फंसा हुआ है और उन्हें पुकार रहा है। आर्यन ने रिया और काव्या को फ़ोन किया। पहले तो वे दोनों बहुत डरी, लेकिन समीर को बचाने की उम्मीद ने उन्हें हिम्मत दी। इस बार वे पूरी तैयारी से जा रहे थे। उन्होंने पुरानी किताबों और तांत्रिकों से पता किया था कि समय के उस जाल को कैसे तोड़ा जा सकता है। रात के 11 बजे वे उसी जगह पहुंचे। वहां अब भी वही खंडर थे। कोहरा पिछले साल से भी ज़्यादा घना था। हमें ठीक 11:59 का इंतज़ार करना होगा, आर्यन ने कहा। उसके हाथ में एक लोहे का पुराना पेंडुलम था जिसे उसने एक एंटीक दुकान से खरीदा था। उसे उम्मीद थी कि यह उस घड़ी में फिट हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीता, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सीटी बजने लगी। 11:58। अचानक हवा का रुख बदला। खंडरों की टूटी हुई दीवारें अपने आप जुड़ने लगीं। धूल के गुब्बार से वही पुरानी हवेली फिर से उनके सामने खड़ी हो गई। रोशनी जल उठी, लेकिन इस बार रोशनी पीली नहीं बल्कि खून जैसी लाल थी। दरवाज़ा अपने आप खुला। इस बार कोई स्वागत करने वाला नहीं था,
सिर्फ अंदर से सड़ने की बदबू आ रही थी। वे तीनों अंदर दाखिल हुए। हॉल पूरी तरह से वीरान और टूटा फूटा था। मकड़ी के जाले हर जगह थे। सामने वही ग्रेट फादर क्लॉक खड़ी थी। उसका कांच टूटा हुआ था जो आर्यन ने पिछले साल तोड़ा था, और पेंडुलम गायब था। घड़ी के ठीक नीचे जंजीर में जकड़ा हुआ एक इंसान बैठा था। समीर, रिया चिल्लाई। समीर ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। वह बूढ़ा लग रहा था, जैसे एक साल में उसने 50 साल गुजार दिए हों। तुम लोग क्यों आए? समीर की आवाज़ सूखी और कमज़ोर थी। वह अब और भी ताकतवर है। कौन? काव्या ने पूछा। तभी घड़ी के पीछे से एक काली परछाई निकली। वह परछाई धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। एक लंबा आदमी जिसने काले लवादे पहने थे और उसका चेहरा एक सूखी हुई खोपड़ी जैसा था। वह उस दुनिया का समय रक्षक था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, उस रक्षक की आवाज़ गूंजी। लेकिन तुम लोगों ने मेरा नियम तोड़ा। तुमने मेरा घंटा तोड़ा। हमें हमारा दोस्त वापस चाहिए, आर्यन ने पेंडुलम दिखाते हुए ललकारा। रक्षक जोर से हंसा। उसकी हंसी से हवेली की दीवारें कांपने लगी। सौदा करना होगा। एक रूह अंदर जाएगी तभी दूसरी बाहर आएगी। नियम यही है। घड़ी में समय 11:59 हो चुका था। सुई 12 की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन, जल्दी करो, समीर चिल्लाया। जैसे ही 12 बजे यह 13वां घंटा शुरू करेगा और मैं हमेशा के लिए राख बन जाऊंगा। रक्षक आर्यन की तरफ झपटा। आर्यन ने फुर्ती से खुद को बचाया और घड़ी की तरफ दौड़ा। रिया और काव्या ने रक्षक का रास्ता रोकने के लिए जलती हुई मसालें जो वे साथ लाई थी उसकी तरफ फेंकी। आग से रक्षक थोड़ा पीछे हटा। उसे रोशनी से तकलीफ हो रही थी। आर्यन घड़ी के पास पहुंचा। समीर, मैं यह पेंडुलम लगा रहा हूँ। आर्यन ने पेंडुलम को घड़ी के हुक में फंसाया, लेकिन पेंडुलम नहीं हिला। इसे खून चाहिए, रक्षक चिल्लाया। समय बलिदान मांगता है। रक्षक ने काव्या का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। नहीं, समीर जो अब तक कमज़ोर था, अचानक गुस्से में अपनी जंजीरें खींचने लगा। आर्यन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और बिना सोचे अपनी हथेली पर चीरा लगा दिया। खून की धार पेंडुलम पर गिरी। जैसे ही खून ने धरती को छुआ, पेंडुलम हिलने लगा। घड़ी में 12 बजे। रक्षक दर्द से चिल्लाने लगा। नहीं, तुम समय को पीछे नहीं ले जा सकते। पेंडुलम अब उल्टी दिशा में घूम रहा था। घड़ी की सुइयां पीछे जा रही थी। 12, 11, 10, 9, 8। हवेली हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। समीर की जंजीरें खुल रही हैं। रिया चिल्लाई, समीर आज़ाद हो गया। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। भागो। वे चारों मुख्य दरवाजे की तरफ भागे। रक्षक अब पूरी तरह से धुएं और आग में बदल चुका था और उसके पीछे आ रहा था। तुम मुझसे नहीं बच सकते। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। जल्दी, आर्यन ने समीर को धक्का देकर बाहर निकाला, फिर रिया और काव्या को। आर्यन सबसे आखिर में था। रक्षक का एक हाथ आर्यन के पैर तक पहुंच गया। आर्यन ने एक झटका महसूस किया, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींचा। जैसे ही वे चारों बाहर गिरे, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली एक पल में गायब हो गई। वहां सिर्फ कोहरा और सन्नाटा बचा था। सुबह के 6 बज रहे थे। वे चारों अपनी गाड़ी के पास हाँफ रहे थे। समीर जमीन पर लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वह वापस अपनी सामान्य उम्र का दिख रहा था। हम सब बच गए, काव्या ने रोते हुए कहा। हम सब बच गए।
आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। 1 जनवरी सुबह 6:05। उसने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कार में बैठकर घर की ओर चल पड़े। कार के शीशे में आर्यन ने अपनी गर्दन पर एक निशान देखा, एक छोटा सा टैटू जो पहले वहाँ नहीं था। रोमन में 12। उसे लगा शायद यह खरोच है। उसने इग्नोर किया, लेकिन जब कार चलने लगी तो कार के रेडियो पर गाना बंद हो गया और एक जानी पहचानी आवाज़ आई, सौदा पूरा हुआ, एक रूह के बदले एक रूह, बस अभी नहीं बाद में। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने पीछे मुड़कर दोस्तों को देखा, वे सब खुश थे। उसने रेडियो बंद कर दिया। क्या वह रक्षक झूठ बोल रहा था या आर्यन अपनी जान देकर नहीं बल्कि अपनी आत्मा गिरवी रख कर आया है? उसकी कलाई घड़ी की सुई 1 सेकंड के लिए अटकी और फिर पीछे की तरफ एक कदम चली। टिक टिक टिक।